Hello and welcome to all my dearest and nearest students. So today we will solve the exercise of chapter number 6, electromagnetic induction. Okay, so let's start. The first question is predict the direction of induced current in the situations described by the following figures A to F. First of all, I have drawn only two diagrams A and B. Okay, and then we will solve the other diagrams. There are total 6 number of diagrams are there. तो इसको सोल्व करने के लिए you should have to know the Lenz law. ठीक है, और लेंज लॉ को याद करने का सबसे आसान तरीका है आप वो सॉन्ग याद कर लीजिए, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर चाहे ना रब्बा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैग्नेट इसकी तरफ आना चाह रहा है, तो ये इसको आने नहीं देना चाहता, तो ये क्या करेगा, उसमें से इस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका यहाँ पे बनेगा साउथ पोल, क्योंकि तभी उसको अपोज करेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। मगर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ट्रिक है, वो ये है कि अगर आप मैग्नेट को इस तरफ ले जा रहे हैं तो अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो आपको हर बार यहां से ही ऑब्जर्व करना है। अगर आप दूसरी जगह से ऑब्जर्व करोगे तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे और इस सर्कल को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा तो यहां पे बनना चाहिए साउथ पोल, ठीक है ना। तो साउथ पोल के लिए मैं इस तरह से एरो ड्रॉ कर दूंगा। तो इस वाले लूप में ये एरो यहाँ पे ऊपर जाएगा और ये एरो यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको अगर हम फॉलो करते जाएंगे तो ये यहां से आगे बढ़ेगा इस तरफ और इस तरफ। तो ये आ जाएगा क्यू आर पी क्यू। आंसर क्या आएगा, क्यू आर पी क्यू। ये फर्स्ट फिगर का आंसर है। सेकंड फिगर में भी हमें यहां से ही ऑब्जर्व करना है, सेकंड फिगर में भी हमें यहां से ही ऑब्जर्व करना है। दोनों को यहाँ पे दो हमें लूप दिया हुआ है, दोनों लूप को हम इसी साइड से ऑब्जर्व करेंगे। देखिए गलती क्यों होती है, एक बार आपने यहाँ पे एस किया और एक बार मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर कर दिया एस, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये पहला वाला कंडीशन तो सेम टू सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये एस अगर इस तरफ आएगा तो ये इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन सा बनेगा पोल, साउथ पोल ही बनेगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं साउथ पोल एज्यूम कर लू ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरफ से मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। देखिए तो अगर इसको मैंने फॉलो किया तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं पी आर क्यू पी, ठीक है, आया समझ में। मगर इसमें हम किस तरफ करेंगे, यहां से आप देख रहे हो, देखो यहां से ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, तो ये इसको दूर जाने नहीं देगा, तो ये यहां पे बनाएगा साउथ पोल। तो अगर यहाँ पे साउथ पोल बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल, इस साइड पे बनेगा नॉर्थ पोल। समझ में आया आपको प्यारे बच्चों। तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, इस जगह पे हमें ड्रॉ करना है नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे एरो किस तरफ आएगा, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे ऐसे तो ये इस डायरेक्शन में जाता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स और वापिस से वाई, ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे तो गलती नहीं होगी। मगर मान लीजिए आपने इस साइड पे यहाँ पे चेक किया और इस कॉइल में यहां से सेट किया आपने, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल आएगा ना, तो इसका डायरेक्शन गलत हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे अगर मैंने साउथ पोल किया तो ये एरो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों लूप के लिए किसी एक साइड से ही आप डिसाइड करो कि यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ बनेगा या नॉर्थ बनेगा, तो आपके आंसर में गलती नहीं होगी, वरना 100% गलती हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने साउथ ड्रॉ किया तो आंसर गलत हो जाएगा, डायरेक्शन आपको गलत दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल ड्रॉ करके ही करना है, ठीक है ना। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1A और B का।
तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और बाद में हम देखते हैं फिगर नंबर सी एंड डी। चलिए इसको मिटा दूं, चलो। Okay, now the second next two diagrams are here. So in diagram number C, first of all ये हमको किस तरह से देखना है वो आप समझ लो पहले। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक्सिस जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे कुछ नहीं ड्रॉ किया है और यहाँ पे नहीं किया है, मतलब इसको आपको इस तरफ से देखना है, ठीक है ना। ये पीछे वाला पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन है। यहाँ से देखिए एक्सिस कट हो रहा है यहाँ से और यहाँ से कट हो रहा है, किस तरफ से देखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसको हम इस तरफ से देखेंगे और बाद में इसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, तो यहाँ पे अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है और इस की को मैंने जस्ट क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हमें इस तरफ से देखना है। तो करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा, सोचिए जरा। देखिए कौन सा बनेगा, ये ऊपर ये नीचे, तो यहाँ पे साउथ बनेगा। इस तरफ से आप देख रहे हैं तो साउथ बनेगा, तो इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स इंक्रीज होगा ना। तो ये साउथ पोल इसको इस कोइल में ओपोज करने के लिए पीछे की तरफ कौन सा पोल बनाना पड़ेगा, साउथ। अगर इस कोइल में पीछे की तरफ साउथ पोल बना तो हम तो इधर से देख रहे हैं ना, आगे से कौन सा पोल बनेगा, पीछे साउथ, तो आगे कौन सा बनेगा, आगे बनेगा नॉर्थ पोल। समझ में आया ये नहीं आया प्यारे बच्चों। तो आगे से कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। तो अगर हमने नॉर्थ पोल बनाया तो कुछ इस प्रकार से आगे से इस तरफ से करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इस डायरेक्शन में फ्लो करवा दो, Z X Y Z, Z X Y Z। समझ में आया ना। इसको हमें इस तरफ से देखना है, इसलिए डायग्राम में देखो यहाँ पे एक्सिस पे कट दिया हुआ है। इसको किस तरफ से देखेंगे, देखिए यहाँ पे कट है, इसमें एक्सिस पूरा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से कट है, मतलब इसको हमें इस तरफ से देखना है, इसको हमें इस तरफ से देखना है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो ये हमारे आगे आएगा। यहाँ पे दिया है रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ दिया है, मतलब रियोस्टेट का जो रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे रियोस्टेट को इस तरफ ले जाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट बढ़ रहा है तो इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स बढ़ेगा। मगर करंट का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ से देखेंगे तो, इस तरफ से देखेंगे तो डायरेक्शन नॉर्थ वाला है ना। देखिए यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन बन रहा है ना, देखिए ये एरो ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, तो ये नॉर्थ बनेगा। हम इस तरफ से देख रहे हैं, नॉर्थ बनेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, नॉर्थ पोल बढ़ेगा। ओपोज करने के लिए इसमें पीछे की तरफ कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा ना। तो आगे की तरफ कौन सा बनेगा, साउथ बनेगा। कौन सा बनेगा, साउथ बनेगा प्यारे बच्चों, ये ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पे साउथ बनाया तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कुछ इस तरह से। देखिए मैच हो गया दोनों, इस तरफ से देखना है इसमें, ठीक है ना। तो ये मैच हो गया, तो इसमें आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ZYX, ठीक है ना, ZYXZ, ठीक है। दोनों का ऑपोजिट है, देखो यहाँ पे ZXYZ और Y के बाद X आ रहा है, ठीक है ना, Z पहले। तो ये था आंसर नंबर C एंड D फिगर का, ठीक है ना। किस तरफ से देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे से, क्योंकि कोइल में आगे जो पोल बनेगा उसका ऑपोजिट पोल पीछे की तरफ बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए आप लिख लीजिए, चलो इसको जाने दो, चलो मिटा रहा हूं, चलो। Okay, now the figure number E and figure number F. So in figure number E you can see there are two number of solenoids are given. यहाँ पे दो solenoid दिया हुआ है and this first solenoid is connected with a battery and a key, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, तो इसको मतलब पहले टैपिंग की क्लोज था, मतलब करंट फ्लो हो रहा था, अभी इसको ओपन कर दिया, करंट फ्लो होना बंद हो रहा है।
ठीक है ना। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर इसमें करंट पहले फ्लो हो रहा था तो इस तरफ और इस तरफ कौन सा पोल बनेगा। तो देखिए अगर ये क्लोज होगा तो करंट इस डायरेक्शन में, अगर क्लोज होगा तो करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से आएगा। तो अगर इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कनेक्शन पीछे डॉटेड वाली लाइन से है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरफ से आप देख रहे हैं, तो किस तरफ घूमेगा, इस तरफ से अगर मैं देखूंगा तो ये इस तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल था पहले जब करंट फ्लो हो रहा था तब था। अभी टेपिंग की जो है इसको हमने रिलीज कर दिया तो ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा ना। तो ये नॉर्थ पोल जो है वो वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसको ये क्या करेगा, वापिस से स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रोंग करना पड़ेगा। अगर इसको स्ट्रोंग करना है तो यहाँ पे बनना चाहिए साउथ पोल, ठीक है, और यहाँ पे बनना चाहिए नॉर्थ पोल। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे बनना चाहिए नॉर्थ पोल। मगर मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से हमें एक ही साइड से देखना है, इधर से ही आप देखो। तो इधर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल वीक हो गया, इसलिए यहाँ पे साउथ पोल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो इस डायरेक्शन में हम नॉर्थ पोल बनाएंगे। तो इस डायरेक्शन में अगर हम नॉर्थ पोल बनाएंगे तो यहाँ पे ये वायर जो है ये डॉटेड वायर के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाया प्यारे बच्चों, तो इस वायर में से करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ से और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ा, इस तरफ गया करंट, इस तरफ गया, इस तरफ, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स आर वाई, ठीक है ना। आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको बोला है किसी एक ही डायरेक्शन में देखना है, दोनों तरफ से नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे भले नॉर्थ पोल वीक हो गया मगर इसमें भी इसी डायरेक्शन से, यहाँ पे नॉर्थ देखा ना वीक हुआ, तो यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में हमको बनाना है ताकि हमारा आंसर गलत ना आए, ठीक है ना। और द लास्ट फिगर एफ नंबर इज करंट कैपिटल आई डिक्रीजिंग एट अ स्टेडी रेट। यहाँ पे करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। मगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सर्कल हमें दिया है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और मान लीजिए ये जो मेरे हाथ में मार्कर है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट डिक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है करंट जब किसी वायर में फ्लो करेगा तो हम राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके सराउंडिंग ऐसे बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन भी ये वाला प्लेन ही होगा जो मेरी हथेली आपको दिख रही है, उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो इस एरिया वेक्टर मतलब इस जगह का जो एरिया वेक्टर है वो करंट जिस वायर में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी आएगा ना। यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आगे ना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पे है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे प्लेन पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बोलो, 90 डिग्री। तो मान लीजिए करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इसका फ्लक्स कितना है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, ठीक है ना। तो ये हो जाता है बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस कितना आएगा 90 डिग्री, कोस 90 मतलब हो गया फ्लक्स जीरो, फ्लक्स कितना हो गया जीरो। तो यहाँ पे फ्लक्स में कुछ चेंज ही नहीं होगा, इसका फ्लक्स ऑलरेडी जीरो है। तो यहाँ पे कुछ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा नो, इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फटाफट आप अपनी बुक में नोट डाउन करिए और अभी देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज का। चलिए इसको मिटा रहा हूं। हाँ ओके स्टूडेंट्स, सो द सेकंड क्वेश्चन 6.2, यहाँ पे यू हैव गिवन टू डायग्राम्स। यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिया हुआ है, ये है डायग्राम नंबर ए एंड दिस इज डायग्राम नंबर बी। और द क्वेश्चन इज अगर इस लूप को मैंने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ये एक वायर है इरेगुलर शेप वाला, इसको अगर मैंने एक सर्कल बना दिया तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में,
बनेगा। और अगर एक वायर को मैंने उसको प्रेस करके उसको एक सिंगल वायर बना दिया, सर्कुलर वायर जो था उसको प्रेस करके एक सिंगल स्ट्रेट वायर बना दिया, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये लेंज लॉ की हेल्प से हमें बताना है यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनसाइड द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इनसाइड द प्लेन, इस तरफ अंदर जाएगी, ठीक है ना, अंदर जा रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब ये हुआ। तो अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा, तो इसका एरिया बढ़ेगा, इसका एरिया बढ़ेगा, तो इसके साथ जुड़ी हुई ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि अंदर की तरफ जा रही है वो बढ़ेगी, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसको ओपोज करने के लिए देखो, अंदर की तरफ जा रही है तो हमारा थंब अंदर रखते हैं पहले। इसको ओपोज करने के लिए मुझे इसमें, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जब सर्कल बनेगा तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। ऐसे समझो, अभी ऐसे है, इसको मुझे ओपोज करना है, अंदर बढ़ रही है ना, उसको ओपोज करना है तो बाहर की तरफ आनी चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बाहर की तरफ आएगी तो राइट हैंड थंब को बाहर की तरफ ले लो ऐसे, और फिर फिंगर को कर्ल कर दो, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हुआ, इस डायरेक्शन में ऐसे, देखो फिंगर को मैंने कर्ल किया, देखो थंब बाहर निकाला और ऐसे कर्ल किया, टुम डुम, ऐसे हुआ, फ्लो हुआ। हाँ, तो इस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए डी सी बी, दिस इज द आंसर। समझ में आया ना आपको, समझ में आ गया ना, पक्का ना, नहीं आया तो कमेंट में बताना, बाद में वापस समझाऊंगा। यहाँ पे डॉट है, देखो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से बाहर आ रही है, आपकी तरफ बाहर आ रही है, अंदर नहीं जा रही, ये अंदर जा रही थी, ये बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ पहले पूरा वायर था, गोल सर्कुलर वायर, तो इसमें फ्लक्स था। अभी इसका फ्लक्स, इसको दबा दिया तो इसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो गया, तो इसका फ्लक्स कम हो गया ना। तो किस तरफ कम हुआ ना, देखो किस तरफ कम हुआ, अंदर है या बाहर है, बाहर है ना, बाहर की तरफ, बाहर वाला कम हुआ, बाहर वाला कम हुआ, थंब को बाहर ले लो, बाहर वाला कम हुआ, बाहर वाला बढ़ाना है ना, कम हुआ तो बढ़ाएगा ना फ्लक्स, कम हुआ तो बढ़ाएगा, ओपोज करेगा ना, तो बढ़ाएगा तो इसको आपकी तरफ आएगा ना ऐसे, तो ऐसे ही कर्ल करना, ऐसे ही कर्ल करना है। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हुआ ना, इसी में भी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हुआ, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये भी आंसर इसका ऐसे ही आएगा, ए डैश डी डैश सी डैश एंड बी डैश, ठीक है। सो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, चलिए। Okay, dear students. So the next question is 6.3. A long solenoid with 15 tons per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid, normal to its axis. तो ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से हमको बता रहा है कि एक बड़ा सा सोलेनॉइड है ऐसा, जिसके अंदर हमने एक लूप रखा हुआ है, ठीक है ना, और इसकी एक्सिस जो है इससे परपेंडिकुलरली हमने उसको रखा है। तो लूप को भी मैंने अंदर इस तरह से इसके साथ ऐसे रखा हुआ है, मान लीजिए ये छोटा सा लूप है, ठीक है, और ये बड़े वाले सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिया हुआ है। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकंड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। तो इस लूप में छोटे वाले कितना करंट इंड्यूस्ड होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है यहाँ पे टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल n इज इक्वल टू 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में 15 टन है, तो 1 मीटर में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो मीटर में आएगा ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 1500 टन पर मीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्मॉल एल, ठीक है। एरिया स्मॉल लूप ऑफ एरिया, और छोटी सी लूप का एरिया हमें दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया को ए से रिप्रेजेंट करेंगे 2 सेंटीमीटर में नहीं चलेगा,
10⁻⁴ लिख लेंगे मीटर स्क्वायर में, ये हो गया एरिया। ओके, एंड द करंट कैरिड बाय द सोलेनोइड चेंजेस स्टेडीली, करंट जो चेंज हो रहा है ये हो जाएगा डी आई। ओके, 4 to 2 तो ये आएगा 4 - 2 मतलब 2 एम्पियर इन 0.1 सेकंड। तो डी आई बाई डी टी, तो डी टी कितना है हमारे पास 0.1 सेकंड, तो ये हो गया डी टी। और हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, मगर हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लेंगे तो ये हम लिखेंगे E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई फ्लक्स कितना होता है हमें पता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 0 हो जाएगा ना, देखो इसका एक्सिस और इस सोलेनोइड का एक्सिस दोनों सेम साइड पे है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा बी कोस 0 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डी टी, तो ये आएगा डी बाई डी टी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, समझ में आया। और एरिया ये मैंने ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है, और ये पूरा एरिया भी इसको साथ में हम लिख लेंगे, ये एरिया, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो एरिया कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन के एरिया ए और ये आएगा डी आई बाई डी टी। तो अभी देखो हमारे पास सभी की वैल्यू दिया है, सभी वैल्यू हमें पता है। देखो म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स ये है 1500 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और डी आई बाई डी टी, तो डी आई है 2 डिवाइडेड बाई डी टी है 0.1, तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई मैं करूंगा 0.1, हो गया सब कुछ। तो जस्ट इसको हमें सोल्व करना है, तो हमें इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, इसको सोल्व करिए, आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁶, क्या आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 6.3, न्यूमेरिकल 6.3 एक्सरसाइज का। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलो अभी इसको मैं मिटा रहा हूं, चलो। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.4। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये क्वेश्चंस जो है सीबीएसई बोर्ड में काफी बार पूछा गया है। सो अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विथ अ स्मॉल कट is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the first longer side and second one is the shorter side of the loop? For how long does the induced voltage last in each case? तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक इस प्रकार से रेक्टेंगुलर लूप है जो कि यहाँ से एक साइड से कट किया हुआ है, क्योंकि इसका एक जो है टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, एक वाला नेगेटिव बनेगा। अभी हम इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया है, इस मतलब इस लूप से परपेंडिकुलर दिया है, तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको क्रॉस से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में आए इसलिए। डॉट भी हो सकता है, ठीक है, मूविंग इनसाइड द प्लेन भी हो सकता है, मूविंग आउटसाइड भी, आउटसाइड ऑफ द प्लेन भी हो सकता है, कोई भी हम ले सकते हैं समझने के लिए। और यहाँ पे जो ये मूव कर रहा है इसका जो वेलोसिटी है, पहले हमें लॉन्गर साइड को बाहर निकालना है, तो यहाँ से ये लॉन्गर साइड जो है इसको अगर बाहर निकालना है तो इसका वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है वो पहले केस के लिए किया है, ठीक है ना। तो ये एक रोड ही है ऐसा समझ लीजिए आप, और रोड का ये वाला जो साइड है ना इसी में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इस साइड में और इस साइड में ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला जो साइड है ना परपेंडिकुलर वाला, यही मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, क्रॉस करेगा, ये ऐसे ही निकल जाएगा। और यहाँ पे तो कट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इस आधे में तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये पूरा रोड जो है वो इतना ही लेंथ कंसिडर हमें करना है, ये पहले आप समझ लीजिए,
ठीक है, ये वाला लेंथ यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा और ये कट वाला लेंथ भी यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, तो लेंथ यहाँ पे कौन सा कंसिडर होगा, ये वाला। और इस पे जो चार्ज रहेगा रोड में, उसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो हमें लेंस लॉ से पता चल जाएगा, V क्रॉस B के हिसाब से। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द प्लेन लिया है, तो अगर हम V क्रॉस B करेंगे, राइट हैंड लेंगे, ठीक है, और जो हमारी फिंगर है उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम कर्ल करेंगे, यहाँ पे इनसाइड द प्लेन है तो मैंने ऐसे कर्ल किया, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैंने डॉट लिया होता यहाँ पे क्रॉस की जगह पे तो नीचे की तरफ जाता, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे जो ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल टू क्या आएगा, BLV आएगा, ठीक है। और हमें लेंथ कितना कंसीडर करना है, जिस लेंथ में चार्ज पे फोर्स लग रहा है, यहां से लेके यहां तक फोर्स लगेगा, तो ये वाला लेंथ हमें कंसीडर करना है, लॉन्गर वाला लेंथ, लॉन्गर साइड कंसीडर करना है, ठीक है। बस, तो बाकी तो हमें वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे देखिए B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यहाँ अलग से मैं लिख लेता हूँ 0.3 टेस्ला, ठीक है। यहाँ पे इस केस में लॉन्गर साइड जो है वो लॉन्गर साइड L कितना आएगा, 8 × 10⁻²⁰ मीटर आएगा, ठीक है, मीटर में ले लेते हैं। और जो वेलोसिटी जो है वो भी हमें सेंटीमीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻² मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये BLV का फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखिए 0.3 इंटू लेंथ है मेरे पास 8 × 10⁻² इंटू वेलोसिटी है 10⁻², तो 8 3 जा 24, तो ये आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁴, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला वाला। और दूसरा हमें पूछा है, हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। देखिए, अभी देखिए ध्यान से, ये पहला पार्ट था इसका, अभी हम सॉल्व करेंगे दूसरा वाला पार्ट, टाइम निकालना है। देखिए, ये यहां से निकलेगा तो इसके साथ पूरा रेक्टेंगुलर लूप के साथ जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी लेंथ के लिए इफेक्टिव रहेगा ना, छोटी लेंथ के लिए, क्योंकि बाहर निकलेगा तो इतना इसका एरिया जो कम होगा वो इस लेंथ के हिसाब से कम होगा ना। तो हमें पता है वेलोसिटी होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मगर यहाँ पे डिस्टेंस हम कौन सा वाला लेंगे, छोटा वाला, ठीक है ना। तो छोटा वाला डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 2 × 10⁻² मीटर में, और वेलोसिटी हमारे पास कितना है 10⁻², तो ये कट हो गया, बचा कितना 2 सेकंड। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पार्ट का, ए वाला। अभी हम बी डायग्राम में समझेंगे, उसके लिए अलग से डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूं, इसमें ही आपको समझा दूंगा। देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, छोटी साइड को निकालना है ना, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। पहला पार्ट अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस साइड को मैं बाहर निकालूंगा ऐसे, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी अब ये आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अभी कौन सा, जो देखो ये लॉन्गर साइड जो है वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, कट किस साइड से होगा, छोटी वाली साइड से, छोटी वाली साइड से कट होगा ना, तो फॉर्मूला भी यही आएगा, सेम टू सेम। बी में अगर हम सोल्व करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा BLV, ठीक है ना। मगर देखो यहाँ पे ये 0.3, अभी जो लेंथ है ना वो कितना आएगा, छोटा वाला, तो छोटा वाला लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर का, 2 × 10⁻² मीटर, वेलोसिटी तो इतना ही है 10⁻², ठीक है। तो ये आ गया 3 2 जा 6, तो 0.6 × 10⁻⁴ वोल्ट, ये दूसरे का आंसर है। और इसमें अगर हमें टाइम निकालना है, दूसरे का ये पहला वाला, और दूसरे वाले में हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कट करेगा, ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे अभी हम डालेंगे 8 × 10⁻², क्योंकि लॉन्गर साइड आएगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी है 10⁻², कट हो गया, कितना आएगा 8 सेकंड टाइम। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 6.4 एक्सरसाइज का। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अभी इसको मिटा रहा हूं, चलो। Okay students, so the next question 6.5. This question is similar of the example number 6.6 and
इन द टेक्स्ट बुक दे आर गिविंग टू डिफरेंट मेथड्स, दो मेथड से उसको सोल्व किया है। अगर आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 6.6 वो सेम क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज वाला। उसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था, फॉर्मूला जो निकल के आ रहा था वो आ रहा था बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। वो दो मेथड से वहां पे सोल्व किया हुआ। हम यहाँ पे तीसरी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा, सबसे इजी वाला ये मेथड रहेगा। देखिए क्वेश्चन है a 1 meter long metallic rod is rotating with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in a contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. तो यहाँ पे अगर हमको डायग्राम अगर आपको याद है तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐसा एक सर्कुलर रिंग है, मेटालिक रिंग, और इस सर्कुलर मेटालिक रिंग पे सेंटर से लेके यहाँ तक जो एक रोड है वो ये रोड जो है वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड से मतलब रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो और इसका मान लीजिए यहाँ से इसका जो लेंथ है इसको हम रेडियस आर बोल देते हैं, ये रिंग पर रोटेट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसाइड द प्लेन मैंने ले लिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो रोड के लिए जो ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास है, अगर वो फॉर्मूला हम निकालेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमें पता है रोड के लिए कितना आएगा, बी वी एल आएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रोड है यहाँ पे मैंने रेडियस लिया है तो इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल आर। समझ में आया? देखिए ये अगर यहाँ से ओमेगा रेडियन से रोटेट करेगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी दिया है 400 रेडियन पर सेकंड। देखिए फ्रीक्वेंसी जो दिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ओमेगा हमारे पास है 400 रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। और जो लेंथ दिया है इसको मैं बोल देता हूं आर 1.0, मतलब 1 लिख लेता हूं, 1 मीटर लॉन्ग रोड दिया है, ठीक है। और दिया है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास है बी 0.5 टेस्ला, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? देखिए यहां पे अगर रोटेट करेगा तो ये सेंटर वाला पॉइंट जो है इसका वेलोसिटी तो v1 में मान के चलो कितना आएगा 0, और एंड वाला पॉइंट जो है इसका जो वेलोसिटी आएगा v2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आर ओमेगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा आर ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे इतना। तो अगर मुझे पूरे रोड का एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मुझे लेना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 0 प्लस आर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, आर ओमेगा बाय 2। समझ में आया? इतना समझ में आया ना। तो ये आएगा आर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। तो जस्ट यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ना इसको हम मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। कितना एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे जस्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा E इज इक्वल टू बी, बी की जगह पे मैं लिखूंगा आर ओमेगा बाय 2, मल्टीप्लीकेशन में आएगा आर, तो ये आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला था एग्जांपल नंबर 6.6 में, बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बस। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। बी का वैल्यू कितना है, देखिए बच्चा पार्टी, बी का वैल्यू है 0.5, ओमेगा है हमारे पास 400 रेडियन पर सेकंड, मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर, तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2, ये कट करेगा तो ये हो जाएगा 200। यहां से मैं पॉइंट निकाल देता हूं तो यहां से एक 0 निकाल दूंगा, ये आएगा 100 वोल्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का टोटल कितना मेथड हो गया, 3, और सबसे इजी वाला ये वाला मेथड है, ठीक है ना। तो अगर आपको एमसीक्यू में सॉल्व करना है तो सीधा आप ये फॉर्मूला जो है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 इसको आप रट लीजिए तो भी हो जाएगा। मगर एग्जाम में अगर पूछते हैं तो ये हमको इस तरह से सॉल्व करना बेटर रहेगा, सबसे अच्छा। और डायग्राम भी आप साथ में ड्रॉ करके रखिए। चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। चलो मिटा दूं, चलो। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 6.6,
A horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second at a right angles to the horizontal component of the earth's magnetic field 0.3 into 10 raised to minus 4 Weber per meter square. So what is the instantaneous value of the EMF? और दो तीन क्वेश्चन है। सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं। देखिए आप मुझे देख रहे हैं, ये जो बोर्ड है ना, इसको मैं मान लेता हूं अंदर की तरफ ईस्ट है, आपकी तरफ वेस्ट है, मेरी लेफ्ट साइड पे नॉर्थ है, राइट साइड पे साउथ है, ठीक है ना। अंदर की तरफ ईस्ट, आपकी तरफ वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो इसको अगर मैं 3D में ड्रॉ करना चाहूंगा कुछ, तो अगर मैं 3D में ड्रॉ करता हूं तो इसको मान लीजिए ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, 3D में आप इमेजिनेशन कर सकते हो। अंदर की तरफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये जो मार्कर है ना, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। और मान लीजिए ये वायर है और ये गिर रहा है नीचे की तरफ, ऐसे नीचे जा रहा है वेलोसिटी v के साथ। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दिया है। मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का रहता है ना, वह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होता है, बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ जो है हमारे पास L इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, और जो स्पीड दिया है वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, और जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है B इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। टेस्ला लिख दो या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर जो दिया है वो लिख लो। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ? तो ईएमएफ तो डायरेक्टली पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा, ए का सीधा ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी वी एल। ठीक है, बी भी है, वी भी है, एल भी है, सब कुछ है हमारे पास। 0.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, वेलोसिटी है 5 और लेंथ है मेरे पास 10 मीटर का वायर। ठीक है ना, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। ये +1 है ना, और ये -4, तो ये -3 आ जाएगा। समझ में आया ना? तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ? ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा रोड, ये यहां से लेके यहां तक हमारा रोड है। समझ में आ रहा है ना? मैंने आपको बताया रोड, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे साउथ है, पीछे नॉर्थ है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, हम करेंगे v क्रॉस b। क्या करेंगे, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कैसे आएगा, चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b। तो ये वेलोसिटी नीचे, तो मेरी राइट हैंड साइड की फिंगर्स जो है नीचे, b मेरी तरफ, तो मतलब इसको ऐसे मोड़ूंगा, ऐसे। तो थंब कैसे आएगा, ऐसे, ऐसे आएगा ना। तो इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स यहां से यहां लगेगा, यहां से यहां। तो सभी पॉजिटिव चार्ज कहां पे जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, और वेस्ट में नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे सब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसका व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? तो ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल सी चीज है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ले लो, या फिर आपको समझ में नहीं आता तो यहां से एक वायर को कनेक्ट कर दो। तो इस वायर में जो करंट फ्लो होगा वो कुछ प्लस से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा ना। तो करंट का डायरेक्शन यहां से यहां गया ना। सो इसका बी का आंसर क्या आएगा, वेस्ट टू ईस्ट। क्या आएगा, वेस्ट टू ईस्ट। ये हो गया इसका आंसर। विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जो पॉजिटिव होता है वही हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, तो उसका तो ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, तो सी का आंसर आएगा ईस्ट। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 6.6 ऑफ एक्सरसाइज। सो फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलो इसको मिटा दूं, चलो। 6.7 current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second if an average EMF of 200 volt induced. Give an estimate of the self inductance of the circuit. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो करंट फॉल कर रहा है 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर।
तो यहाँ पे I1 है हमारे पास 5 एम्पियर, I2 है मेरे पास 0 एम्पियर। तो DI लिख देंगे या डेल्टा I लिख देंगे, क्या आएगा फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा, तो ये आएगा -5 एम्पियर। ठीक है, और टाइम पीरियड मुझे दिया है 0.1 सेकंड, तो इसको मैं लिख लेता हूँ dt इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। एवरेज ईएमएफ हमें दिया है E इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का, E इज इक्वल टू -L di बाई dt। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया 200 इज इक्वल टू -L हमें फाइंड करना है इनटू di कितना है मेरे पास माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय dt कितना है, ये है 0.1। ठीक है, तो इससे L मिल जाएगा हमें, ये 0.1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 4 जा 20। और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक आप इसको एमसीक्यू मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए। चलिए मिटा दूं, चलो। Okay, so the last question of the exercise 6.8. A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. So here the M is 1.5 Henry mutual inductance if the current in one coil changes from 0 to 20 ampere. So current change means delta I लिख दो या फिर di लिखेंगे हम, di is equal to 20 minus 0. So this is 20 ampere in 0.5 seconds. So the time period dt is equal to 0.5 second. What is the change of flux linkage with the other coil? So we have a question is d phi. Okay, change in flux. So d phi in other coil. That is the question. ठीक है, तो ये हमें पूछा गया है। So now you know that EMF का हमारे पास दो फॉर्मूला है। फ्लक्स के लिए हमारे पास है -N d phi by dt, but here number of turns is not given, so I am writing just d phi minus d phi by dt। and म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो EMF होता है वो कितना होता है, वो होता है -M di2 by dt। यहाँ पे हम लिखेंगे di by dt। so both the EMF is same, so here we can write minus d phi by dt is equal to -M di by dt। So dt cancel out, plus minus minus plus हो गया, then the change in flux d phi is equal to M into di। So the M is given 1.5 Henry and di is given 20। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट निकाल देता हूँ, यहाँ से 0 निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 30 वेबर। कितना आएगा चेंज इन फ्लक्स, 30 वेबर आ जाएगा। ठीक है ना, टाइम की जरूरत नहीं है, सामने सामने से कट हो रहा है, तो ये सुपरफ्लस डेटा है जिसकी कुछ जरूरत नहीं है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।